हर हाई ग्रोथ कंपनी एक रेस होती है। The founder, Baiju Ravindran, has finally broken his silence on what actually went wrong at the company. टाइम के खिलाफ, कंपटीशन के खिलाफ और अपने ही नंबर्स के खिलाफ। Think and Learn. Now, Think and Learn is the bankrupt parent company of the ed-tech giant Byju's. और बायजूस ने इस रेस में एक सिंपल प्रॉमिस के साथ एंट्री ली, एजुकेशन को एक स्केल पर पहुंचा। और फिर आए फंडिंग राउंड्स, रैपिड एक्सपेंशन और एग्रेसिव टारगेट्स, और यहीं से ही शुरू हुआ असली प्रेशर। NGRX के इस सेकंड केस स्टडी एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक टीचर लेड विजन एक वेंचर बैक्ड मशीन में बदल गया। जब ग्रोथ सर्वाइवल बन जाए तो हर एक डिसीजन एक रिस्क होता है कि सेल्स को पुश करें या फिर लर्निंग्स को प्रोटेक्ट। बायजूस की शुरुआत किसी एप स्टार्टअप या फिर किसी स्टार्टअप पिच से नहीं हुई थी, बल्कि एक टीचर की ऑब्जर्वेशन से हुई। केरला के अजिंकोडे टाउन में बायजू रविंद्रन एक सर्विस इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन उनका बैकग्राउंड टीचिंग से जुड़ा हुआ था क्योंकि उनके फादर फिजिक्स टीचर थे और मदर मैथ्स टीचर थी। 2003 के अराउंड रविंद्रन के कुछ दोस्त CAT एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो इन्होंने सोचा क्यों ना वीकेंड्स में इनको फ्री में पढ़ाया जाए। बिना किसी क्लासरूम्स के, बिना किसी बिजनेस इंटेंशन के और बिना किसी फीस के उन्होंने अपने दोस्तों को वीकेंड्स पर पढ़ाना स्टार्ट किया। रविंद्रन का पढ़ाने का स्टाइल ट्रेडिशनल कोचिंग से अलग था। वो फॉर्मूलास रटवाने के बजाय कंसेप्ट्स को लॉजिक, स्टोरीज और रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू समझाते थे, जिससे स्टूडेंट्स को पहली बार मैथ्स इंटरेस्टिंग लगने लगी। और जैसे जैसे स्टूडेंट्स समझने लगे तो ऑर्गेनिकली डिमांड बढ़ने लग गई और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी इस क्लासरूम को ज्वाइन कर रहे थे। और देखते ही देखते ये एक छोटे क्लासरूम से बड़े हॉल में कन्वर्ट हो गया। 2005 में खुद बायजू रविंद्रन ने CAT का एग्जाम दिया और इस एग्जाम में उन्होंने 100% स्कोर किया। और फिर उन्होंने यही दिखाने के लिए कि मेरी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं, एक बार उन्होंने फिर एग्जाम दिया और दूसरी बार भी उस एग्जाम में उन्होंने 100% स्कोर किया। और इसी वजह से उनकी टीचिंग एबिलिटी पर कोई डाउट नहीं रहा और उनकी क्लासें हर एक शहर तक फेमस होने लगी बिना किसी मार्केटिंग के, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से। और इस स्टेज पर आकर उन्होंने ये रियलाइज किया कि प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम है टीचर्स के पढ़ाने के तरीके में। और उन्होंने सोचा कि इस मेथड को मैंने अपने तक ही रहने दिया तो इसका इम्पैक्ट लिमिटेड रह जाएगा। और यहीं से ही टीचर के दिमाग में एक कंपनी का आइडिया आया, टीचिंग को एक इंडिविजुअल एक्टिविटी से निकालकर स्केलेबल सिस्टम में बदलने का, जिसके लिए 2007 से लेकर 2008 के अराउंड थिंक एंड लर्न बनाई गई। ऑफलाइन क्लासेस को पहले स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम और बाद में रिकॉर्डेड कंटेंट में कन्वर्ट किया गया। और इसी तरह से बायजूस का जन्म एक प्रॉब्लम को फुलफिल करने के लिए हुआ, ना कि किसी एक टिपिकल स्टार्टअप ब्लूप्रिंट से। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। यहाँ पर एक सवाल है, आखिर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इतना पैसा क्यों डाला? क्योंकि इंडिया में एजुकेशन का प्रॉब्लम जितना दिखता है उससे काफी ज्यादा है। और इन्वेस्टर्स ने बायजूस में पैसा किसी टीचिंग स्टाइल के लिए नहीं डाला, उन्होंने पैसा डाला किसी प्रॉब्लम की साइज को देखकर। एक ऐसा प्रॉब्लम जो पूरे देश में फैला हुआ था, लेकिन उसका सोल्यूशन किसी ने ठीक से क्रैक नहीं किया था। सवाल ये नहीं था कि बायजूस अच्छा पढ़ाता है या फिर नहीं, सवाल ये था क्या बायजूस ने वो चीज इंडियन एजुकेशन सिस्टम में देख ली थी जो बाकी सब लोग मिस कर रहे थे। अगर इन्वेस्टर सिर्फ ऐप देखते तो बायजूस इतनी बड़ी $1 बिलियन कंपनी कभी नहीं बन पाता। उन्होंने पैसा सिर्फ एक प्रोडक्ट पर नहीं, उन्होंने एक प्रॉब्लम की स्केल पर पैसा लगाया है। इंडिया में 250 मिलियन से भी ज्यादा स्कूल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सिस्टम अभी भी लार्जली रोट लर्निंग पर डिपेंड करता है। कंसेप्ट क्लैरिटी लो है, टीचर स्टूडेंट रेशियो पुअर है और क्वालिटी टीचर्स सिर्फ टॉप सिटीज में अवेलेबल है। बायजू रविंद्रन कोई टिपिकल स्टार्टअप फाउंडर नहीं थे और ना ही वो MBA थे, बस वो एक टीचर थे जिन्होंने क्लासरूम में पढ़ाने का एक्सपीरियंस लिया हुआ था और वही क्लासरूम का एक्सपीरियंस उनके लिए क्रेडिबिलिटी बन गया। उनका टीचिंग स्टाइल सिलेबस बेचने तक सीमित नहीं था, वो अंडरस्टैंडिंग बेचते थे। वो कंसेप्ट्स को विजुअलाइजेशन, रियल लाइफ एग्जांपल और स्टोरी टेलिंग के थ्रू समझाते थे। स्टूडेंट सिर्फ सीखते नहीं, पढ़ाई को जेन्युइनली एंजॉय करते थे। स्टूडेंट्स वॉलंटरी क्लासेस अटेंड करते थे और वर्ड ऑफ माउथ से ग्रोथ नेचुरली होती थी और अर्ली पेड कोर्सेज बिना मार्केटिंग के ही बिक रहे थे। इन्वेस्टर्स के लिए ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि प्रोडक्ट मार्केट फिट एग्जिस्ट करता है। 2014 से लेकर 2018 के बीच इंडिया का डिजिटल लैंडस्केप रैपिडली इवॉल्व कर रहा था। स्मार्टफोन्स अडोप्शन एक्सप्लोर हो रहा था, जियो के बाद इंटरनेट अफोर्डेबल हो गया था, Tier 2 और Tier 3 सिटीज डिजिटल हो रही थी और रूरल अडोप्शन भी तेजी से बढ़ रही थी। 2019 तक बायजूस के 60% यूजर्स नॉन मेट्रो सिटीज से आते थे, पेरेंट्स एस्पिरेशनल थे, स्कूल्स वीक थे और मोबाइल हर घर में अवेलेबल था। इन्वेस्टर्स के लिए ये सिंपल कंक्लूजन था कि मोबाइल ही नया क्लासरूम है।
बायजूस सिर्फ एक और लर्निंग ऐप नहीं था। 15-20 मिनट के एनिमेटेड वीडियोस, सेल्फ पेस्ड लर्निंग, गेमिफिकेशन और हाई रिटेंशन लगभग 85%। ये मैट्रिक्स इन्वेस्टर्स को काफी इंप्रेसिव लगा। 2018 तक 15 मिलियन यूजर्स और 9 लाख से भी ज्यादा पेड यूजर्स। प्रीमियम प्राइसिंग और क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक ये लाइफ साइकिल इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन चांस था। इनका जो रेवेन्यू था वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से आता था। EMI मॉडल अफोर्डेबिलिटी का इल्यूजन क्रिएट करता था और एग्रेसिव सेल्स फनल के थ्रू मोनेटाइजेशन स्ट्रॉन्ग देती थी। इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ थी वो फास्ट थी। फाइनेंशियल ईयर 2018 में इनका जो रेवेन्यू था वो था 490 करोड़ रुपीस और फाइनेंशियल ईयर 2020 आते आते इनका रेवेन्यू हो गया 2381 करोड़ रुपीस और फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका जो रेवेन्यू था वो था 5298 करोड़ रुपीस। इनके जो लॉसेस थे वो अभी भी प्रेजेंट थे, लेकिन जो VC का माइंडसेट होता है वो ये होता है कि ग्रोथ पहले प्रॉफिट बाद में। Fast forward to 2 years, it's already at $6 billion, and come 2025, experts project that the market is going to reach an impressive $10.5 billion. Rick, we are seeing a huge increase in online education in China. ग्लोबल लेवल पर एडटेक बूम चल रहा था। खान अकेडमी, कोर्सेरा, यूडीमी सब ग्रो कर रहे थे और चाइना में एडटेक का इकोसिस्टम रैपिडली एक्सपेंड हो रहा था। बायजूस का टाइमिंग परफेक्ट था। इन्वेस्टर्स ने पैसा इसीलिए डाला क्योंकि फाउंडर क्रेडिबल था और जो प्रोडक्ट था वो स्टिकी था और मार्केट ह्यूज था। इनका जो रेवेन्यू था वो रैपिडली ग्रो कर रहा था और मोनोपोली का परसेप्शन भी था। ये तो समझ में आया कि इन्वेस्टर्स ने पैसा क्यों डाला, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है। अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ब्रोकन था और मार्केट में ऑलरेडी 50,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री थी, तो बायजूस ने इतनी फास्ट ग्रोथ कैसे अचीव की? क्या सिर्फ टाइमिंग का खेल था या फिर फाउंडर की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी थी जो कंपटीटर्स नहीं जानते थे? और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे रेवेन्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा था, क्या बायजूस का ये मॉडल सस्टेनेबल था या फिर ये एक एडटेक बबल था? इमेजिन करो, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ब्रोकन था, रोट लर्निंग चलती थी और जो क्वालिटी टीचर्स होते थे वो सिर्फ टॉप सिटीज में ही मिलते थे और इंडिया का कोचिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी 50,000 करोड़ का था। तो फिर बायजूस ने इतनी फास्ट ग्रोथ कैसे की? ये एक कोई मैजिक था या फिर कोई प्लान्ड स्ट्रेटजी थी? फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 2022 में बायजूस का रेवेन्यू 118% हुआ और लॉसेस भी बढ़कर 80% हो गए। मतलब कंपनी इनिशियली प्रॉफिट पे फोकस नहीं कर रही थी। जैसे फ्यूल के बिना रॉकेट नहीं उड़ता है, वैसे ही बायजूस को ग्रोथ के लिए हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। और फिर आता है ट्रस्ट का इंजन। IPL स्पॉन्सरशिप्स, टीम इंडिया के साथ कैंपेन्स। सोचो, माँ बाप टीवी पर टीम इंडिया के साथ बायजूस को देख रहे हैं। नेचुरली लगता है कि अगर क्रिकेट के साथ हैं तो रिलायबल हैं। इनके जो एड्स थे वो सिर्फ लीड्स लाते थे, लेकिन जो असली सेल्स होती थी वो सेल्स काउंसलर करते थे। इनके जो पीक एम्प्लॉयज थे वो थी 60,000 और 2020 में सिर्फ 6 मंथ में हायरिंग 170% बढ़ गई। इनकी टीम्स घर घर जाकर पेरेंट्स को ये कन्विंस करती थी कि इनका जो कोर्स है वो एक इन्वेस्टमेंट है आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। हाई टिकट कोर्सेज को मास मार्केट में पुश करना ट्रिकी था। सॉल्यूशन सिंपल था, EMI प्लस डिस्काउंट। 1 लाख रुपए का कोर्स सिर्फ EMI से 3,000 रुपीज पर मंथ और माँ बाप बोलते थे कि ये फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। 2020 में $1.6 बिलियन की फंडिंग मिली। इस पैसों से एड्स स्केल्स हुए, सेल्स हायरिंग हुई, एक्विजिशन हुई और ग्लोबल एक्सपेंशन ट्राई हुआ और यही प्लान इंडिया में पहले कब्जा करने के लिए सबसे सही साबित हुआ। बायजूस की ग्रोथ स्टोरी अमेजिंग थी। रेवेन्यू एक्सप्लोड हुआ, इनके जो यूजर्स थे वो मिलियंस में गए और इन्वेस्टर्स भी खुश हुए। लेकिन जैसे जैसे हर हाई स्पीड रॉकेट के साथ रिस्क होता है, वैसे ही बायजूस के अंदर भी शैडो पड़ना शुरू हो गई थी। लॉसेस डबल हो रहे थे, सेल्स आर्मी एग्रेसिव थी और कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट डिससेटिस्फाइड फील कर रहे थे। हाई टिकट कोर्सेज ने EMI प्लान से एडॉप्शन तो बढ़ाया, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हुई और सबसे बड़ी बात, रैपिड एक्सपेंशन ने ऑपरेशन स्ट्रेन भी लाया। अब सवाल ये है कि जो कंपनी में क्रैक्स थे वो कैसे बढ़ने लगे और कस्टमर प्रॉब्लम्स और लॉसेस कैसे एक बड़ी प्रॉब्लम बन गए। बायजूस की जर्नी सिर्फ ग्रोथ और एक्सपेंशन की स्टोरी नहीं है। हर एक बड़े बिजनेस के साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं और बायजूस के अंदर भी कुछ चैलेंजेस आने स्टार्ट हो चुके थे। सबसे बड़ा इंडिकेटर था कस्टमर फीडबैक और सेटिस्फैक्शन। मिंट की रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ सेंटर्स में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेरेंट्स ने रिफंड रिक्वेस्ट किया। रीजन सिंपल थे, कोर्सेज डिलीवरी, पोस्ट सेल सपोर्ट और रिफंड प्रोसेस में डिले हो रहे थे। यानी जब प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता है तो ट्रस्ट वहीं पर फेल हो जाता है। और इसके साथ एक ऑपरेशनल पैटर्न भी समझने लायक था। बायजूस ने फास्ट स्केल और कन्वर्जन अचीव करने के लिए स्ट्रक्चर्ड सेल्स मॉडल अडॉप्ट किया। इनसाइड अ सेल्स टीम, टारगेट कैंपेन्स और EMI बेस्ड प्लान्स। ये अप्रोच बिजनेस के लिए एफिशिएंट था, लेकिन
डेटा से दिखा कि कभी कभी कस्टमर्स एक्सपीरियंस और सेल्स वेलोसिटी में गैप आ जाता है। ग्रोथ के जो नंबर्स थे वो इंप्रेसिव थे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी में चैलेंजेस थे वो भी आ रहे थे। रेवेन्यू ऑलरेडी बुक था और ऑपरेशनल कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुकी थी। ये एक क्लियर एग्जांपल था कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कस्टमर परसेप्शन एक दूसरे से लिंक होते हैं। एम्प्लॉयज भी अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से टीम्स पर वर्कलोड और टारगेट्स आए थे। मीडिया और लिंक्डइन पोस्ट ने इंटरनल एक्सपीरियंस के स्नैपशॉट पब्लिकली दिखाए। अब देखिए, जब इंटरनल सिस्टम्स स्ट्रेस फील करते हैं तो वही स्ट्रेस कस्टमर तक भी जाता है। ईएमआई और लोन्स कंटिन्यू हो रहे थे, चाहे सर्विस पार्सली डिलीवर हो रही हो या फिर नहीं। रिफंड अप्रूवल्स के बाद रेस्पॉन्स डिलेज थे। यानी कि जो प्रॉब्लम की स्टार्टिंग थी वो नंबर्स में नहीं थी, बल्कि परसेप्शन और डिलीवरी ट्रस्ट में थी। बायजूस का आइडिया कोई गलत नहीं था, ये सच में इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने का एक अच्छा आइडिया था। पेंडेमिक के टाइम पेरेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन के लिए रेडी थे, स्टूडेंट्स एजर थे। अगर ये आइडिया गलत होता तो इतना स्केल और अडॉप्शन कभी नहीं मिलता। लेकिन प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में थी। बायजूस का डाउनफॉल एक सिंगल मिस्टेक नहीं था, ये एक चेन का रिएक्शन था। हेवी मार्केटिंग, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और अनरियलिस्टिक ग्रोथ टारगेट्स, सब ग्रोथ के पीछे भाग रहे थे और क्वालिटी और ट्रस्ट के कॉस्ट को कम कर रहे थे। ईएमआई बेस्ड सेलिंग और इमोशनल प्रेशर ने इस बिजनेस को एक हार्डकोर बिजनेस बना दिया। एक्विजिशन का ओवरडोज, व्हाइटहेड जूनियर और आकाश सिस्टम कल्चर के इंटीग्रेशन में फेल हो गया। फाइनेंशियल और गवर्नेंस सिग्नल्स भी मिस हो गए। डिलेड रिपोर्ट्स, ऑडिटर रेजिग्नेशन, बोर्ड एग्जिट्स, ये सब इन्वेस्टर्स और मार्केट के लिए वार्निंग थे। फाउंडर्स ने बिजनेस को तो स्केल किया, लेकिन जो इंटरनल इंजन था उसको स्केल करना भूल गए। इन्वेस्टर्स ने नैरेटिव और वैल्यूएशन पर फोकस किया, गवर्नेंस को इग्नोर किया। इनका जो रिजल्ट था वो एक ब्यूटीफुल डिजाइन ग्रोथ स्टोरी था, जो एग्जीक्यूशन गैप्स और ट्रस्ट इशू की वजह से कोलैप्स हो गई। यहाँ पर एक लेसन है, फाउंडर्स के लिए एग्रेसिव ग्रोथ एक स्केल नहीं होती है। यानी कि जब भी ट्रस्ट टूटता है तो फिर वो ट्रस्ट वापस नहीं आता है। और स्केलिंग करने से पहले सिस्टम और एथिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बायजूस फेल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आइडिया गलत था। बायजूस फेल इसीलिए हुआ क्योंकि ग्रोथ के ज्ञान को ट्रस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। अगर एनजीआरएक्स का ये केस स्टडी एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और एपिसोड्स के लिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।